द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, ये बातें नहीं करिए प्लीज़। ये कहाँ से सैम्पल पेपर का है क्या? ऑल में ट्रैक 2015 लिखा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये ऑल इन वन का। इसमें है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस the absolute refractive indices of glass and water are four by three and three by two respectively. Four by three and three by two respectively. Full stop. If the speed of light in glass is if the speed of light in glass is 2 into 10 की power 8 meter per second, calculate the speed of light. Calculate the speed of light in. Calculate the speed of light in. First part है vacuum. और सेकंड पार्ट है वाटर. जैसे वैक्यूम दिया में बनता है तो तब भी इसे दिखानी पड़ेगी आपको। वही बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट अगर एयर में ट्रैवल करे, एयर का मतलब क्या हो गया कि एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, न जाने कितनी सारी गैसेस हैं एयर के अंदर। तो एयर में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो भी उसकी स्पीड 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और चाहे वो वैक्यूम में करे तो भी, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट का ये जो एयर में बहुत सारी गैसेस होती है ना, ये बहुत सारी गैसेस इतनी डेंस नहीं होती कि वो लाइट की स्पीड को थोड़ा बहुत फ़र्क डाल सके, मतलब लाइट को डेविएट नहीं कर पाती वो। तो इसलिए वैक्यूम में भी उसकी लाइट की स्पीड जो है वो 3 into 10 की पावर 8 होती है, और एयर में भी, नॉर्मल एयर में भी 3 into 10 की पावर 8 ही होती है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके हिसाब से करते हैं जरा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है ये देखिएगा। हम ये कहते हैं कि जब भी कभी, पहले तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर ना दो सर्फेसेस बना लूँगा। एक ऐसे लाइन बना लेंगे, सर्फेस का मतलब एक लाइन बना ली ऐसे बस, और एक लाइन ऐसे बना ली। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे एयर, इधर लिख देंगे एयर, और इधर लिख देंगे ग्लास, एयर और ग्लास। ऐसे ही इधर लिख देंगे एयर, और इधर लिख देंगे वाटर। तो जब भी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाती है तो हम ये कहते हैं कि लाइट एयर से आ रही है और उस मीडियम के अंदर जा रही है। जैसे इन्होंने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है, जब वो ग्लास की बात कर रहे हैं तो लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। जब वो वाटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइट एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास जब भी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हमें मीडियम 1 और मीडियम 2 दो मीडियम्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट लिखा हुआ दिखाई दे जाए, आप समझ लेना मीडियम 1 हमारा एयर ही होगा। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, इसका मतलब क्या है कि लाइट ऐसे आई, और जब टकराएगी तो टकराने के बाद ऑब्वियस सी बात है, एयर से तो डेंस है ग्लास भी, एयर से डेंस है वाटर भी। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है लाइट, तो वो क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऐसे, ईटा लिख देते हैं, ईटा है ना, और ईटा के नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे जी, मतलब ए ईटा जी, मतलब लाइट जो है वो ए से, एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होगा 4/3।
ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी वही है कि भाई एयर से लाइट आ रही है और यहाँ पर आप एक नॉर्मल बना दें, यानी कि परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बना दें, तो वो भी आपका देखिएगा कि वाटर डेंसर मीडियम है, तो आगे रेयर मीडियम से आने वाली लाइट सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो इसमें एयर से वाटर में जा रही है, तो ए ईटा और डब्ल्यू, ए ईटा डब्ल्यू कितना दे रखा है 3/2, 3/2। अब आप ये देखो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, if the speed of light in glass is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इस वाली इक्वेशन को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 क्लियर है, 1 और 2 क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बोला इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो भाई इसका मतलब मेरे को ग्लास वाला केस लेना है ना। अच्छा, जब भी कभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है इन्होंने ए ईटा जी इज इक्वल टू 4/3। लाइट एयर से आ रही है, ग्लास में जा रही है, तो इस रेशो को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखिएगा वेलोसिटी लिख लो या स्पीड लिख लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमको दे रखा है, तो ग्लास में कितनी है 2 into 10⁸, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अब इसको इतना बड़ा ना लिखकर हम लिख लेंगे वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको दिया है 2 into 10⁸ इज इक्वल टू 4/3। अब मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो गया 3VA इज इक्वल टू 4 into 2 into 10⁸, 4 into 2 into 10⁸, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो VA कितना हो जाएगा 4 into 2 into 10⁸ अपॉन 3, ये हो गया। अब क्या करें भाई, जरा देखिएगा ये सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं कि अच्छा इतना कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और फिर पूछ रहे हैं वाटर, ठीक है। भैया हमारे पास इतना आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ये 4 2 8, 8/3, तो भाई 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, 2.66, ठीक है 2.66 आ रहा है, ठीक है 2.6666 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2.67 लिख लो। सर लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो 3 into 10⁸ देते हैं, बताता हूँ। तो इतना आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप इसको वैक्यूम भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2.67 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बोलो, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 3 into 10⁸ ही होती है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ कंडीशन दे रखी है, मैं उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करूँ तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो 2.67 into 10⁸ आ रही है इस क्वेश्चन की। कंडीशन पर कंडीशन चेंज होती रहेगी, एक्चुअली चेंज तो नहीं होनी चाहिए, पर इन्होंने इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है, आप ये देखिए कि जैसे इन्होंने बोला ना कि ये जो ग्लास है, ग्लास का 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4/3 दे रखा है, ये एग्जैक्टली इतना नहीं होता, ये एग्जैक्टली इतना नहीं होता, इस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं दे रखा होता है और आपको खुद लाइट की वेलोसिटी लेनी होती है तो वो 3 into 10⁸ ही लोगे। आप ये देखें ना, ये उतना वेरिएशन है, लगभग उतना वेरिएशन आप समझ लीजिए, जैसे स्मॉल जी आप 9th क्लास में देखते थे, स्मॉल जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती थी, लेकिन कई क्वेश्चंस में 10 दे रखी होती थी कि भैया आप 10 ले लीजिए। तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 याद होगा, है ना।
भाई वेट निकालते हैं तो m इंटू जी करते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू याद है सर, याद है। हाँ तो वही चीज़ है, ठीक है। तो 2.67 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिएगा, फिर वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हमसे निकलवाया ही इस वजह से गया है ताकि इसकी हेल्प से फिर मैं वाटर वाला भी निकाल सकूँ। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने हेल्प ली थी इक्वेशन 1 की, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये तो होगा बेटा हमारा पार्ट फर्स्ट, इसमें एयर की जगह एयर पूरा डाल के बस। अब जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन 2 में ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर यानी कि वी ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि वी डब्ल्यू, ये हो गया इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें पॉइंट वाली चीज़ जो है, जब फाइनल आंसर निकालना होता है तब आप उसको पॉइंट में करिए। इन क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि वैल्यू जो है वो कई बार आपस में डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.67 इंटू 10 की पावर 8 ना लिखकर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हो सकता है 3 से, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, हो सकता है 3 से 3 डिवाइड हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिएगा इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3VW इज इक्वल टू 2 इंटू वी ए, ठीक है। तो जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। तो 3VW इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब वी ए कितना है, वी ए जरा देखिएगा कितना था, 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8, 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3 और ये जो 3 है ये भी यहाँ डिनोमिनेटर में ही चला जाएगा। VW इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन 9। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऐसे निकलेगी। इसमें क्या करो, 16 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 का 9, 7 आ गया, पॉइंट लगाओ 0, 9 7 ज़ा 63, फिर 7 आ गया, वो 7 7 7 7 आता जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.78 बोल दो, 1.78 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए 1.78 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बताइए जी क्लियर है, ठीक है। चलिए जी ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को क्लियर है। यस सर। चलिए जी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। लिखिएगा, Ravi is given lenses with powers plus 5D, minus 5D, D समझते हैं डायोप्टर, ठीक है, plus 5D minus 5D plus 10D, minus 10D and minus 20D. Full stop. Considering a pair of lenses considering a pair of lenses at a time
Considering a pair of lenses at a time, which two lenses will he select? Which two lenses will he select? Which two lenses will he select to have a combination of total focal length? सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके सेकंड पार्ट का आंसर 4.005 करके आ रहा है। क्या 4.005 into 10 raised to the power 8। ये 16 डिवाइडेड बाय 9 नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुई है क्या? देख लीजिए। सर मुझे लगता है वो 3 आपने दो बार डिवाइड कर दिया, तो एक ही नहीं सर बार ठीक है, ठीक है, आ रहा है, यही आ रहा है नहीं सर। बेटा, ये है ना इधर 3 VW है ना, और ये जो वैल्यू हमने लिखी है कि VA की वैल्यू लिखी है यहाँ से। सर अगर हम इसके ना 2.67 into 10 raised to the power 8 ही लगाएंगे। अच्छा, तो हाँ तो ठीक है ना, 2.67 into 10 की पावर 8। तो अगर इससे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 into 2.67 into 10 की पावर 8 by 2 VA का मतलब ये तो हो गया 2 into ये VA और अपॉन 3। ठीक है, तो भी करके देख लो कितना आ जाएगा। 5.34 by 3। एक मिनट, मैंने उससे करा आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 5.34 1.78 नहीं आ रहा है? ये 5 into अच्छा ऊपर 5.34 तो उसे डिवाइड करोगे तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 और अपॉन 3। जब आप ऐसे करेंगे ना तो भी 1.78 ही आएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा कि इसमें था कि कंसीडरिंग a pair of lenses at a time, which two lenses will he select to have a combination of total focal length when two lenses are kept in contact? भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है। Are kept in contact in each case first part है -10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है 20 सेंटीमीटर, और थर्ड पार्ट है -20 सेंटीमीटर। तो देखिएगा हमें क्या करना होगा यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि आपको इसमें ना रवि इज गिवन लेंसेज विद पावर्स। तो रवि के पास जो लेंसेज दे रखे हैं उनकी पावर्स ये हैं, प्लस का 5 डायोप्टर, माइनस का 5 डायोप्टर, प्लस का 10 डायोप्टर, माइनस का 10 डायोप्टर, माइनस का 20 डायोप्टर, ये दे रखा है। हम वो बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग अ पेयर ऑफ लेंसेज एट अ टाइम, मतलब एक बार में उसको दो ही लेंस यूज़ करने हैं। ठीक है, दे शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो दोनों लेंसेज को साथ में जोड़कर उसको रख देना है। तो आप पहले ये बताइए कि अगर -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है, कि टोटल फोकल लेंथ अगर -10 सेंटीमीटर चाहिए तो इनमें से 1 2 3 4 5, इन 5 में से कौन से दो लेंसेज यूज़ करें? अगर इसको -10 सेंटीमीटर चाहिए, फिर ऐसा पावर निकालनी पड़ेगी। हाँ अभी करके देखते हैं। 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ये सब कुछ वो बोल रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा, हम इसमें ना एक काम करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में -10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो टोटल फोकल लेंथ है f, उसको -10 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, फोकल लेंथ को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे पावर में। ठीक है, अच्छा पावर में कैसे करा जाता है कि फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होनी चाहिए, और उसका रेसिप्रोकली पावर होता है। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, f इज इक्वल टू -10/100, ये मीटर, ये हो गया। तो ये f इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/10 मीटर। इट इम्प्लाइज दैट पावर, 10 माइनस 10 डायोप्टर। बिल्कुल सही, पावर p कितना हो जाएगा 1/f, यानी कि ये हो गया माइनस का 10 डायोप्टर।
ठीक है, इसमें बस करने वाली चीज़ यही थी कि जैसे ही मुझे पता चला कि पावर -10 डायोप्टर है और 2 लेंसेज मुझे यूज़ करने हैं, तो भाई सीधी सी बात है, किसका -20 और +10। -20 और +10, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या है, एकदम से दिमाग में आता है कि अरे यार -10 डायोप्टर का दे तो रखा है, -10 डायोप्टर का दे तो रखा है, तो एक ही यूज़ कर लो। लेकिन आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है कि 2 लेंसेज का पेयर बनाना है। तो 2 लेंसेज का पेयर अगर आप बनाएंगे तो भाई फिर -20 और +10 यूज़ करो, क्योंकि पावर हमेशा जब भी 2 लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, और फिर वो रिजल्टेंट लेंस की पावर बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर टू हैव अ therefore to have a resultant power, therefore to have a resultant power equal to -10 diopter, we should use 2 lenses of -20 diopter and +10 diopter। ठीक है, तो दोनों की पावर जब ऐड करेंगे तो -20 और +10 कितना बन जाएगा, -10 डायोप्टर बन जाएगा। तो ये तो हमारा होगा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के बाद में फिर सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में उनको चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, F is equal to 1/5 मीटर। इट इम्प्लाइज दैट पावर कितनी हो गई, इसका रेसिप्रोकल 1/f, यानी कि 5 डायोप्टर। ठीक है, अब फिर वही बात हो गई कि भाई प्लस का 5 डायोप्टर चाहिए तो क्या ले लूँ, प्लस का 10 और माइनस का 5 बन जाएगा +5 डायोप्टर। तो हियर 2 lenses should be of +10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर, क्योंकि 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस का 5 डायोप्टर बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड केस, में -20 सेंटीमीटर छोड़ दूँ, -20 सेंटीमीटर समझ जाएंगे, -20 सेंटीमीटर, ये +20 सेंटीमीटर था, तो पावर कितनी आई, +5 डायोप्टर, वहाँ -5 डायोप्टर आ जाएगी। -5 कैसे मिलेगा, -5 का तरीका क्या है कि -10 का ले लो और +5, -10 +5, वो दोनों का एडिशन -5 डायोप्टर बन जाएगा। चलिए जी अगला देखते हैं फिर। ये देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड an object is placed 15 centimeter, an object is placed 15 centimeter in front of a lens A. An object is placed 15 centimeter in front of a lens capital A, comma, the details of the image, comma, the details of the image are given below. Full stop. The process is repeated for a different lens capital B. For a different lens capital B, full stop, lens A
रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड रियल कॉमा इन्वर्टेड real inverted magnified and at a great distance और लेंस बी के केस में क्या दे रखा है रियल इन्वर्टेड and same size as the object and same size as the object उसके बाद estimate the focal length of each lens estimate the focal length of each lens and state whether it is converging or diverging and state whether it is converging or diverging। तो देखिएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जब भी बोलते हैं तो आप ये याद रखना कि अगर लेंस की बात करी जा रही है तो लेंस में ज़्यादा केसेस कौन से वाले लेंस में थे ज़्यादा केसेस कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में ज़्यादा केसेस थे, जिसमें ज़्यादा केसेस होते हैं वही कन्वर्जिंग है। भाई कई बार क्या है कि कई बार हमको चीज़ याद नहीं रहती और पेपर में वैसे ही स्ट्रेस रहता है दिमाग पर, आती हुई चीज़ भी भूल जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है, बस इतना बिल्कुल बेकार की चीज़ है वैसे तो। भाई जब उसका डेफिनीशन पता है हमको कि जो लाइट रेज को एक जगह लाकर इकट्ठा कर रहा है वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। लेकिन कायदे की चीज़ याद थोड़ी आती है पेपर में, तो उल्टी चीज़ याद आती है। तो वो उल्टी चीज़ ये याद रखना कि भाई जिसमें ज़्यादा केसेस थे भाई वही कन्वर्जिंग वाला था, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर, उसमें 5 केसेस थे। ये क्या करता है, पेन रख रखा है यहाँ पर, वो कारपेंटर वाला स्टाइल। हाँ तो अच्छा, तो अब आप ये सुनिएगा, ये जिसमें ज़्यादा केसेस हैं, भाई 6 केसेस हमारे होते थे कॉनकेव मिरर में, तो वो कन्वर्जिंग है। ऐसे ही 6 केसेस होते थे कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो कन्वर्जिंग है। तो अब आप ये देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लेंस भी देखते ही तो मन खुश हो गया होगा, लेंस भी देखते ही तो मन खुश हो गया होगा एकदम। क्या लिखा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का मतलब तो पता है भाई, हमको 2f पर रख देना है उसको, तो 2f के नीचे ही उसकी सेम साइज वाली इमेज बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और समझ में आती है, रियल इन्वर्टेड दोनों ही केस में रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो रियल और इन्वर्टेड तो बनती ही कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में तो बनती ही वर्चुअल और इरेक्ट है। तो इसका मतलब हमें दोनों ही केसेस में कॉन्वेक्स लेंस की बात करनी है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा ना, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, क्योंकि रियल इन्वर्टेड में, और उन्होंने बोला एट अ ग्रेट डिस्टेंस, तो बियॉन्ड सी वाला केस लेंगे, ठीक है। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दे एक बार, अभी बताओ। मेरे को लगा था एक मिनट, पूछा किसने था कौन सा क्या सवाल कि ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा, इसमें से आवाज़ आई थी, मैंने कहा आवाज़ में पहचाना नहीं। चलिए जी, तो अभी देखिएगा, इसमें ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ए। तो लेंस है ए, लेंस ए के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रखा गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं द डिटेल्स ऑफ द इमेज आर गिवन बिलो, द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर अ डिफरेंट लेंस बी। तो इमेज की जो डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं कि लेंस ए के केस में इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड एट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज किस केस में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो जरा कॉन्वेक्स लेंस बना लो,
मैं इधर लिखूंगा लेंस ए, लेंस ए की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बता दीजिए, ये जो रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती ही कॉन्वेक्स लेंस के केस में है, कॉनकेव में बनती ही नहीं है, तो कॉनकेव को तो हटा दो, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड से ये समझ में आ गया सबको कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। चलिए जी, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और इधर इसका फोकस F हो गया और 2F हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उसको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि उसका फोकस अभी कितना है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ए, तो चलो मान लीजिए कि हमने उसको यहाँ पर रख लिया। ये भी होगा। अच्छा, और ये क्या सोच कर रखा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बन रही है, तो हम जब इमेज के केसेस की बात करते हैं तो हमें एक बार में दिमाग में सारे केसेस रिवाइज कर देने हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पहला केस बनता था, पहले केस में वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती थी, पहले वाले केस में, उसको तो गायब कर दो, वर्चुअल इरेक्ट तो चाहिए नहीं ना। हम बाकी के 5 केसेस की बात करते हैं। दूसरा केस, पहला केस क्या था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती थी इमेज। दूसरा केस जब फोकस पर रखते थे तो इमेज बनती थी हाईली एनलार्ज, और कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पर बनती थी, वो भी नहीं चाहिए, ठीक। तीसरा केस था F और 2F के बीच में जब हम रखते थे तो इमेज बनती थी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके अलावा वो बनती थी आपकी एनलार्ज्ड, ठीक है। और वो बनती कहाँ पर थी, वो बनती थी बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F। तो इन्होंने यही बोला है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, एट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो उसके बाद इमेज का क्या होता है, इमेज ना जब हमने फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझ के रखिएगा कि जो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी बनेगी लेंस के केस में वो इस साइड बनेगी, और जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी वो सेम साइड पर बनेगी, याद है ना। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी पर इमेज थी, फोकस और 2F के बीच में रखा तो इमेज आ गई बियॉन्ड 2F, फिर 2F पर रखा तो इमेज भी 2F पर आ गई, फिर 2F के बियॉन्ड रखा तो इमेज 2F और F के बीच में आ गई। तो धीरे धीरे इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जा रहे हैं और इमेज नज़दीक आती जा रही है। ये रूल होता है आपका मिरर में भी और लेंस में भी, कि आप ऑब्जेक्ट को धीरे 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 दूर लेकर जाते जाते हैं और इमेज दूर से धीरे 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 पास आती रहती है, ऐसा होता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि इमेज एक ग्रेट डिस्टेंस पर बन रही है, तो भाई F और 2F वाला ही केस होगा। ये सभी को समझ में आ गया, F और 2F वाला केस होगा, F और 2F, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप ये देखिए, मैंने F और 2F के बीच में रखा तो हमारी पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ये टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि आप रे डायग्राम बनाकर बताओ, पर बना लेते हैं। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट 2F के इधर बियॉन्ड 2F ये टकरा जाएंगी, तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, A डैश B डैश, ये हो गया A और B, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ इतना बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस A, द डिटेल्स ऑफ द इमेज आर गिवन बिलो, द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर अ डिफरेंट लेंस B. So lens A, lens B, estimate the focal length of each lens and state whether it is converging or diverging. ठीक है, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, सर बी है ये एक ही निकाले। सोचता हूँ जरा। फोकल लेंथ B में तो चलो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे निकालें A में? क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। अच्छा, क्या कोई और चीज, फोकल लेंथ हमारे पास U तो आ गया 15 सेंटीमीटर, U तो 15 सेंटीमीटर आ गया,
रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एंड एट अ ग्रेट डिस्टेंस। आंसर पता है? और ये मैंने देखना 15 तो नहीं दे रखा आंसर पहले वाले का, गूगल करेंगे। देखना कभी 15 ही दे रखा हो, पहले वाले का 15 दे रखा हो, दूसरे वाले का 30। अरे वो ऑलरेडी किताब दो इसका सवाल है, उसमें हो तो बनाने को चाहता है। सर Volume वन है। मोमेंट लिखो सर between 7.5 and 50 दोबारा बोलो क्या? between 7.5 and 50 हाँ, सही। focal length। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, पर एग्जैक्ट फोकल लेंथ निकालने का कोई तरीका वैसे तो समझ में आता नहीं। अभी देखता हूँ, चलो मैं इसमें ना क्वेश्चन कौन सा था? 32 ना? दे रखा है इसमें। हाँ, इन्होंने पता है क्या कर रखा है, इन्होंने यही दे रखा है इसमें, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो पता ही है भाई, वो 15 सेंटीमीटर पर रखा है तो फोकल लेंथ तो फिर 15 सेंटीमीटर से कम ही होगी, तो वही दे रखा है कि दैट इज बिटवीन 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली निकाल ली। एग्जैक्टली निकाली, एस्टीमेट लिखा और दूसरे वाले का एग्जैक्टली निकाल रखा है। ये आपके में 32 है, इसमें 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, उसका सॉल्यूशन देखिए। पीछे ही पकड़ा एग्जैक्ट नहीं निकाला, तो एग्जैक्ट निकालने का तरीका भी नहीं है हमारे पास। कोई और भी अगर कंडीशन दे रखी होती ना, यू के साथ में अगर वी की पोजीशन दे रखी होती, या चलो मैग्नीफिकेशन दे देते तो निकल जाता मेरे को। तो निकल जाता। तो इसका फिर आंसर आपको सीधे सीधे यही लिखना है कि फोकल लेंथ, भाई मेरे रख दो इधर, फोकल लेंथ ऑफ lens A will be, focal length of lens A will be less than 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम होगी फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेंस बी की बात करते हैं। लेंस बी में तो कुछ करने को है ही नहीं। लेंस बी में आप ये देखिए, उन्होंने बोला रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो जैसे ही रियल और इन्वर्टेड पता चलता है तो जो हमारा लेंस है, लेंस तो हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, इधर हो गया एफ, इधर हो गया 2f, सिमिलरली इधर एफ और 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे ठीक है। तो ये यहाँ पर 2f पर ऐसे बन जाएगी, तो ए डैश और बी डैश, ये हो गया, इधर हो गया ए और इधर हो गया बी, ए बी और ए डैश बी डैश, ये हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि भाई अगर हम वो बोल रहे हैं आपसे कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट अगर इतने पर बन रहा है, तो आप ये देखिएगा कि आपने फिर इमेज ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर पर। तो ये तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा जाए, तो इसका मतलब फोकल लेंथ तो उसका आधा हो गया ना, 7.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर बोल देंगे क्लियरली f इज इक्वल टू प्लस का 7.5 सेंटीमीटर। प्लस समझ गए ना क्यों? समझ गए कि f जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2f वाले केस में ही तो सेम साइज की इमेज हमारी बनती है, इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा फोकल लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस का 7.5 ले रहा हूँ, कॉनकेव के केस में नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है कॉनकेव के केस में, ठीक है। अगला देखते हैं,
और इसको भी सही बना पहली बार। से तब करीब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कॉपी मतलब भरने वाली है क्या नोटबुक? मेरी हाँ, नहीं दूसरी अच्छा, कह रहे थे ना पेज खत्म हो जाएंगे। चलो, वो तो मैथ्स की। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अब जो है ना, अगला क्वेश्चन मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया दोनों ग्रुप्स पर। तो वो क्वेश्चन देख लेना, मैं क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूँ। ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। पहला देखिए, अ स्टूडेंट हैज़ 3 कॉन्केव मिरर्स A, B and C of focal lengths 20 cm, 15 cm and 10 cm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 अलग अलग उसके पास फोकल लेंथ के 3 मिरर है और तीनों के तीनों कॉन्केव हैं। कॉन्केव का मतलब वही जिसमें 6 केसेस होते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर हो गए। अब वो बोल रहे हैं, फॉर ईच कॉन्केव मिरर ही परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 cm, 10 cm एंड 20 cm। ठीक है, तो तीनों ही मिरर पर वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तीनों मिरर पर एक बार ऑब्जेक्ट को रखता है 30 cm पर, एक बार 10 पर और एक बार 20 पर। फिर बोल रहे हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, फॉर 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म एन इमेज इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हम 3 मिरर जो हैं वो तीनों मिरर बनाएंगे और फिर आगे जो 3 क्वेश्चंस हैं उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर उसी के हिसाब से दे देंगे। देखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ सारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो फॉरवर्ड करा है आपको। एक स्टूडेंट के पास 3 कॉन्केव मिरर हैं A, B और C। अच्छा जी, 3 कॉन्केव मिरर हैं। अब तीन कॉन्केव मिरर हैं, उनकी जो फोकल लेंथ है वो 20, 15 और 10 सेंटीमीटर है। और याद रखिएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, C लेते हैं, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, पोल। A student has 3 concave mirrors A, B and C of focal length 20, 15 and 10। तो वही ये वाला ले लो 20, इसकी फोकल लेंथ ले लो 15 और इसकी फोकल लेंथ ले लीजिए 10। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिखिए। अच्छा, for each concave mirror he performs the experiment of image formation for 3 values of object distance 30, 10 and 20। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना 3 दे रखे हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैं। एक तो -30 सेंटीमीटर सेमीकोलन, एक दे रखा है -10 सेंटीमीटर सेमीकोलन, एक दे रखा है -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि हम ऑब्जेक्ट को इन 3 में से ही किसी पोजीशन पर रख सकते हैं। या तो इसके 30 सेंटीमीटर आगे, या 20 सेंटीमीटर आगे, या 10 सेंटीमीटर आगे। 30, 10 और 20 ये दे रखा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, नेगेटिव लेते हैं उसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए, पहले में वो पूछ रहे हैं फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, ये 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आपको दे रखे हैं,
Identify the mirror which will form an image equal in size to that of object. Find at least one value of object distance. कम से कम एक वैल्यू बताएं, इसका मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है. फाइंड फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई द मिरर. तो फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, तो अब हाँ, अब आप ये सोचिएगा, ये जो 20 वाला है, ये जो 20 वाला है, तो 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ, इसकी 15 है और इसकी 10 है, ठीक है. तो सेम साइज़ का इमेज बन जाए, वो कब बनता है? जब हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, ठीक. तो इसका मतलब 15 है, तो 15 का डबल क्या हो जाएगा? 30, ठीक है. तो यहाँ पर अगर 30 वाला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस मिरर में अगर ले लिया जाए, तो यहाँ पर सेम साइज़ की इमेज बन जाएगी. तो फर्स्ट का आंसर हम ये बोलेंगे, मिरर, एक तो मिरर बी हो गया एंड सी. तो मिरर बी के लिए आप ये बोलें -30 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लीजिए मिरर बी, और ब्रैकेट में लिख लो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है. और इसी तरीके से मिरर सी u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. दोबारा समझाता हूँ कि जो हमारा ये हमारे पास ये 3 अलग अलग मिरर हैं, तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग दे रखी है. अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हैं कि ऑब्जेक्ट को आप इन्हीं 3 डिस्टेंसेस पर रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते. अब इन्होंने बोला कि सेम साइज़ का मेरे को इमेज चाहिए. तो सेम साइज़ का इमेज कब बनता है? जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हो. तो सेम साइज़ का मेरे को इमेज चाहिए, तो मैं कहूँगा -30 सेंटीमीटर. -30 सेंटीमीटर, इसका -30 सेंटीमीटर कहाँ बैठेगा भाई? एफ और सी के बीच में, क्योंकि इसका सी कितना बैठेगा? 20 और 20 40. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई 20 का डबल ही तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप ये देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बैठेगा 40 सेंटीमीटर पर. तो 40 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास है नहीं. ऑब्जेक्ट को मुझे सी पर ही रखना पड़ेगा, तभी सेम साइज़ की इमेज बनेगी. ये तो सबको पता है, ठीक है. तो फिर हमने कहा कि अच्छा, इसका जो है, इसका सी कहाँ पर बैठेगा? 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट में 30 सेंटीमीटर दे रखा है. मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया. ये ऑब्जेक्ट में मेरे को एक ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर दे रखा है. तो मिरर बी में अगर मैं ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखूँगा तो सेम साइज़ का इमेज मिल जाएगा. ऐसे ही हम मिरर सी पर आ जाओ. तो मिरर सी का जो सी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है? 20 सेंटीमीटर पर. तो 20 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर काम कर जाएगा. समझ गए? तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई पहला वाला जो है, पहले वाले में इन्होंने लास्ट में हिंट दे दिया था, फाइंड एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो एटलीस्ट से समझ में आ गया भाई एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ये हम 30 पर ही हमको रुकना नहीं है, इस पर भी एक बार ट्राई कर लेना. अच्छा, सेकंड देखिएगा, सभी को समझ में आ गया? हाँ, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है? विनायक, सौम्य, खुशी, जैना, आयुष्मान, अर्जुन, आरव, क्लियर है? Yes. चलिए जी, ठीक है. सेकंड पार्ट देखिएगा, आउट ऑफ द 3 मिरर्स. अब मेरे पास 3 मिरर हैं. आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर्ड टू बी यूज फॉर शेविंग पर्पस. शेविंग पर्पस से कौन सा मिरर यूज़ करा जाएगा? नहीं, कॉनकेव तो यूज़ करा जाता है, लेकिन और कुछ सोच कर बताओ. अरे बताओ, बहुत आसान सी चीज़ है. अच्छा एक बात बताओ, जैसे शेविंग, अच्छा शेविंग तो आप करते नहीं, तो शेविंग जब करी जाती है तो उसमें क्या होता है ना, वैसे तो शीशे के सामने खड़े होकर शेविंग कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि भाई थोड़ा शेविंग करने के लिए इमेज बड़ी होनी चाहिए. इमेज बड़ी होनी चाहिए. हाँ, तो फिर ये वाला आएगा. कौन सा वाला? ये वाली. नहीं, इमेज तो हर एक में बड़ी बन जाएगी. मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ. चलिए छोड़िए. तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है कि जब शेविंग करें तो शेविंग करने के लिए वो ये बोल रहे हैं सीधा सीधा कि भाई जिसको हम आराम से नज़दीक पर रख सकें, जिसको हम आराम से नज़दीक रख सकें, क्योंकि एक हाथ में करेंगे मिरर को पकड़ेंगे, एक हाथ से शेविंग करेंगे, तो ये वाला काम करेगा. क्योंकि इसकी फोकल लेंथ सबसे छोटी है, इसकी फोकल लेंथ सबसे छोटी है. तो फोकल लेंथ सबसे छोटी है तो आसानी से हम इसको. अच्छा, और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी. वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, लेकिन एक चीज़ और सोचनी है. ये भी हॉलीवुड का है, ये वाला तो नहीं है कहीं. देखा हो जाएगा. एक चीज़ दिमाग में आ रही है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग सर में. मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है. वही चीज़ आ आपने रही है. पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सी और एफ के बीच में कहीं इमेज बनने वाला, मतलब ऑब्जेक्ट होगा. वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज बड़ी बनती है.
तो इमेज बड़ी बनती है। लेकिन पता है क्या भाई कि virtual हमें, बनानी है। अरे भाई ये चीज इसकी, ये सुन रहे हो या नहीं जो ये बोल रहा है? आप सुन लिया क्या बोल रहा है इसने? ये वर्चुअल बनानी है। वर्चुअल बनानी है। क्योंकि मैं अगर शेविंग कर रहा हूँ, बस सुन ले। अगर हम शेविंग कर रहे हैं और इमेज अगर उल्टी बन गई, ठीक है, तो पता चला बना तो रहे थे दाढ़ी वो, समझ गए ना कि यहाँ पर कर रहे थे वो पता चला कि ऊपर लग गया। ठीक, क्यों? क्योंकि आपकी मुंडी उल्टी हो गई, वो उल्टा बन जाएगा। तो इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चीज़ है, मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रही है जो आपको भी सोचना चाहिए कि ये 10 सेंटीमीटर वाला है। तो मान लिया कि इसका फोकस, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मिरर को थोड़ा नज़दीक रखना पड़ेगा। तो जो 10 सेंटीमीटर वाला है ना, 10 सेंटीमीटर के नज़दीक रखेंगे तो आंखों में दर्द होने लगेगा। क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट है, नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो शायद बेस्ट ये रहेगा, 20 वाला बेस्ट रहेगा। और मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हो हूँ, गया। इसमें दिया है ना ये। हाँ जी बोलिए। सर मेरे भी दिमाग में सर ऐसे ही कुछ चल रहा है सर कि सर ये होना चाहिए सर, क्योंकि सबसे बड़ी फोकल लेंथ है तो हायर मैग्निफिकेशन भी होगा। हायर मैग्निफिकेशन भी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ उसको। हाँ जी, ये इसी में से था ना, ऑल इन वन में हाँ से? सर, बराबर। मैं अभी देख क्या रे आंसर क्या है? अरे वो आंसर बोलो सीधा। आंसर मैं बोलूं। नहीं बोला। सर मैं कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ? जो बजन अगले कोई बी कह रहा है, इसमें बी। बी कह रहा है? भाई भी अरे ये बराबर की मैं नहीं, कोई रीज़न तो होगा ना उसका। सर वो ये बिकॉज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बस इतना ही रीजन दे रखा है। अरे तो ये कोई बात है। ये वाली। इसमें मेरी वाली बुक में ना, आपकी नई वाली होगी ना? हाँ सर। नहीं है भाई, है इसमें है। एक हम पूछते हैं, ये ऊपर अच्छा हमारा। इसमें इन्होंने दिया है, इसमें भी बी दे रखा है। फॉर शेविंग पर्पस मिरर बी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर वुड बी प्रेफर्ड टू फॉर्म एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। सर एक कन्वेंशन शायद ये भी होता है ना कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तभी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है। मतलब इमेज उतनी बड़ी बनती है तब फोकल लेंथ कम होती है। ये 15 सेंटीमीटर है, उस हिसाब से तो फिर 10 वाला होना चाहिए। चलिए ठीक है। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनका एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुल मिलाकर ये है कि अगर हमको मिरर यूज़ करना है तो हम उसको नज़दीक रखेंगे, क्योंकि हमारा जो चेहरा है वो कोड और फोकस के बीच में लाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। बाकी एक बार मैं देख कर भी पक्का बता दूंगा कि सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, तीन है शायद। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। मेरे पास तक हाथ छोड़ा कुछ लोगों की इच्छा